नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमित जैन। पोलखोल मीडिया के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, लाखों की संख्या में आपके व्यूज, आपका प्रेम हमें मिल रहा है। आज इसी इंटरव्यू श्रृंखला में एक और हस्ती, एक और महानायक हमारे साथ आज उपस्थित है। मुझे खुशी है कि आईपीएस श्री पीएन रमेश साहब, डीजीपी वेस्ट बंगाल, आज हमारे साथ अतिथि के रूप में पोलखोल परिवार के साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको छोटा मुंह बड़ी बात होगी क्या परिचय दूं इस व्यक्तिमत्व का। एक ऐसे व्यक्तिमत्व जो साइकोलॉजिस्ट है, जो 3 PhD होल्डर है, IIM कैलकाटा से मैनेजमेंट डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। रुचि इनकी पढ़ाई क्षेत्र में विशेष रूप से है, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, IIM कैलकाटा हो। विविध ऐसे पदों पर कार्य करने के बाद उनका अभ्यास में रुचि इस प्रकार से आज भी देखी जा सकती है। सर, आपका सेलिब्रेटेड ऐसा करियर, लंबी ऐसी 3 से 3.5 दशकों के ऊपर की ऐसी आपकी सर्विस, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइज्ड बेल्ट में भी आप रहे। एक सेलिब्रेटेड ऐसा करियर, लंबा स्पैन, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे इतना तक कहना है कि मेरी भारत माता ने मुझे एक मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए, और जनता को मैं अलग से नहीं समझता हूं। जनता में नारायण की रूप देखता हूं, जनता में मैं अपने आप को देखता हूं, और मुझे में ही जनता को देखता हूं। इसलिए जनता अलग नहीं है, मैं ही जनता हूं। मेरी माँ ने मुझे ये शरीर दिया, मेरी भारत माता ने मुझे मौका दिया अपने आप को पहचानने के लिए, ताकि सेवा के माध्यम से। और दूसरी बात, इस लंबा जर्नी जो है, ये कोई डेस्टिनी नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक लंबा तय एक जर्नी है। और इसमें काफी मंजिलें आई हैं, काफी सबक हमें सिखाया। तो समय को मैं पूछता हूं, क्योंकि समय मेरे लिए काल है, महाकाल है। और उस समय के अनुसार समय ने काफी कुछ हमें सिखाया। उस सिखावे के साथ साथ हमने अपने आप को जाना, और जनता की दरबार में, उस नारायण की पद में, उस शिवजी की पादों में हमें अपने आप को पहचाना। उस नारायण के और शिव की सेवा करने के लिए हमें मौका मिला। उस भारत माता को हमेशा मैं कृतज्ञ रहूंगा। उस भारत माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। इसलिए भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। जय हिंद। जरूर सर। सर, आपने एक विस्तार से आपके करियर के बारे में बताया। आपका जो समर्पण भाव है, जनता के प्रति आपका प्रेम है, वात्सल्य है, और कहीं ना कहीं आध्यात्म से आपने इस विषय को जोड़ा है। सर, जैसे हमारी मीडिया टीम, पोलखोल टीम जब रिसर्च कर रही थी, तो प्रत्येक समय एक जैसा होता नहीं है। अनेकों चुनौतियां, विशेषकर आपके विद्यार्थी दशा में भी रही। एक अलग, उससे आप बच नहीं पाए थे। उस समय जो चुनौतियां रही, वो आपको जो साधन है, रिसोर्सेस है, इजीली उपलब्ध उस समय हुए नहीं थे। इतना सब कष्टकारी उस समय का जीवन होने के बाद भी किस प्रकार से आपने आईपीएस की मंजिल जो प्राप्त करी, और किस प्रकार से आप उस समय टॉपर भी रहे कुछ एक विषयों में, उसके बारे में हमको, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे सर? वो कष्टी भी कौन सा कष्टी है जो तूफानों से न गुजरा हो। हमें उस तूफान, भगवान की जो क्रिएटेड तूफाने हैं, हमें आज बैठ के जब देखता हूं मैं, हमें लगता है कि वो मेरे लिए वर था, वरप्रदान था। अगर मैं उन तूफानों से न गुजरा होता, मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दूसरी बात, हर एक मुकाबला, हर एक तूफान एक सिखलाई होती है, अगर हमारे दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है। मैं काफी कुछ सीखा। उन दिनों कोई साधन माध्यम नहीं थी। उन दिनों हमें न्यूज़पेपर के लिए भी तरसना पड़ता था 3 दिन 4 दिन तक। हम जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे, हमने कोचिंग नहीं लिया, हमने अपनी पिताजी के पैसा से अपना सपनों की
साकार करने के लिए ये दुष्टचर्य जो है हमने कभी नहीं किया। हम अपनी पद पे ऊपर भगवान की कृपा से हमें 20 साल की उम्र में ही हमें टेलको पे नौकरी मिली, फर्स्ट एवर कैंपस इंटरव्यू आंध्र प्रदेश में, और हम एज इंजीनियर हम टेलको में गए। वहां पर अपने ही पैसा से अपनी फैमिली को हेल्प करते हुए, अपनी पैसा से हमें अपनी एजुकेशन को हमने किसी से भी कोचिंग नहीं देते हुए अपनी किताब खुद खरीदा, हमने खूब मेहनत किया, और उस मेहनत का फल आज हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर दिखता है। और हमें उस मेहनत ने एक और सिखाया, वो यही है कि मेहनत के जब खुशबू एक बार कोई किसी को भी परिचय हो जाती है, वो खुशबू उसका साथ हमेशा रह जाती है। इसलिए जो मैंने काम करने का साथ साथ विद्याभ्यास किया, वो अभ्यास कभी छोड़ा नहीं। इसलिए आज आपका साथ औरंगाबाद में हूं। LLD यानी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मेरी जिंदगी में एक 11th डिग्री है। ये मैं समझता हूं 12 महीना है, 12 तिथियां हैं, मैं समझता हूं मेरे लिए भी 12 डिग्रियां होना चाहिए। इसलिए 3 डिग्री, 3 पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 PhDs, 2 PDF पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप संपन्न करने की एवज में हूं मैं। इसलिए औरंगाबाद में आया हूं। महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी का मैं ऑनररी प्रोफेसर भी हूं और वहां LLD भी कर रहा हूं। एक और मेरी ख्वाहिश अभी भी बाकी है, वो अब्रॉड में अमेरिका जैसा महान देश में मुझे एक और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करना है, अच्छा यूनिवर्सिटी से, ताकि मैं 12 डिग्री कंप्लीट करके अपनी देश की सेवा इस अस्त्रों से भी ज्यादा करूं। मैं चंद्रशेखर आजाद का परम भक्त हूं, आदि शंकराचार्य की परम भक्त हूं। मेरी ऑफिस रूम में मेरी घर पे भी इन दोनों महान मूर्तियों की बहुत बड़ा फोटोज रहते हैं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं इन दोनों के सामरूप्य क्या है, दोनों इतना विभिन्न ध्रुव हैं, आप दोनों को कैसा रखते हैं। मैंने बोला मेरा शंकराचार्य ने वेदों को अस्त्र बनाया, मेरा चंद्रशेखर ने अस्त्रों को वेद बनाया। भगवान की कृपा से मैं दोनों को दोनों हाथ में लेके चलता हूं। इसलिए मेरे लिए मेरे नजरों में अस्त्र और शास्त्र अलग अलग नहीं है, वो एक ही भगवान की अर्पण रूप की पूजा की 2 पहलू है। इसलिए उसका साथ हमेशा 2 हाथ की तरह, 2 आंखें की तरह, 2 फेफड़ों की तरह, 2 पांव की तरह हमेशा चलता रहेगा। जरूर सर, एक बहुत बड़ी सीख आज आपने इस के माध्यम से दी है, जो आपने जो वार्ता हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे श्रोतागणों के साथ आपका अनुभव साझा कर रहे हैं। सर, स्पेशली जो यूथ है, यूथ कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाइमेट है, एक धार्मिक स्वरूप का जो एक कल्चर हिंदुस्तान में रहा है, लेकिन उसी के साथ ही एक राजनीतिक कटुता, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हमें सोशल मीडिया पर विशेषकर दिखाई देती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? कुछ लोग 2 अलग अलग ध्रुव की जो आपने बात करी थी, कुछ अलग अलग स्टैंड राजनीतिक पार्टियां और इंक्लिनेशन के माध्यम से लोग लड़ाई करते नजर आते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की प्रथम स्वतंत्र सेनानी छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि में अपने आप को इस पवित्र भूमि में रह के इस पवित्र मिट्टी की नमन करते हुए इस संभाजी नगर क्षेत्र में आप सभी महान भावों को नमस्कार जताते हुए मैं इतना तक बता सकता हूं, इस पवित्र भूमि ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, चिपलुंकर जी जैसा महान व्यक्तियों को जन्म दिया। प्रथम गुरिल्ला वॉरियर जिसका नाम सुनते ही हमारी रगों में वो वीरता खड़ा हो जाता, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको मैं मेरा अपना C³ से करता हूं। मेरे लिए ये 3 C बहुत हीरोज रहा है। चाणक्य, छत्रपति, मेरा अत्यंत प्रियतम चंद्रशेखर, ये 3 C मैं अपनी श्रोतागण से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं। भाई लोग, बहन लोग, सभी को मैं प्रणाम करते हुए आप लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं ये बात मेरी सुनने के लिए। 5000 साल की ये पवित्रता की परंपरा की एक राशि है हमारे देश सनातन धर्म की। बाबा साहब की बात से, वाणी से, या आदि शंकराचार्य की वाणी से, या चाणक्य की नीति से, या छत्रपति शिवाजी की उस भवानी माता की और जो चंद्रहास है, उस चंद्रहास से और
चंद्रशेखर आजाद की वो मौजर पिस्टल से गर्जन करने वाली वो बुलेट, राणा प्रताप की बल्लम, सभी हमें एक चीज सिखाती है, देश आगे है। देश, देह एंड दैव, तीनों दैवम, ये तीनों हमारे लिए एक ही है। देश, दैवम, देह, ये तीनों एक ही है। मैं नौजवानों से बात करता हूं, जवान हो तुम, नौजवान हो तुम, अपने आप को बांटना मत देना, किसी की हाथ में एक पत्थर मत बनना, और अपना खुद की जो फ्यूचर है, जो खुद की भविष्य है, उस भविष्य की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लेना। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस पवित्र धरती में, इस पवित्र धरती में जन्म होना तुमने 10 या 15-20 पुरानी जन्मों की अच्छी काम की फल है। मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को, मैं स्मरण करता हूं आप लोगों को, मैं पूरी अपनी दिल का साथ बात करना चाहता हूं। यही बात 2047 में हम दुनिया में 1 नंबर होंगे ही। क्या कारण क्या है? आपकी मुस्कुराहट एक कारण है। मैं जब दिल्ली में पहली बार काम करने के लिए गया था, सीआरपीएफ में, जब मैं सीआरपीएफ एकेडमी के डायरेक्टर बना था, तब मैं सीआरपीएफ की मेस के सामने जो संतरा बेचता था, उस हरियाणा के नौजवान की चेहरों में मैं वो मुस्कुराहट देखा। 2012 की बात कर रहा हूं, 2013 की बात कर रहा हूं। उस मुस्कुराहट मुझे काफी कुछ सिखाई। वो मुस्कुराहट मुझे बोली कि मैं इस देश की 5000 साल की परंपरा की प्रतीक हूं। मैं किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की ऊपर नहीं निर्भर करता हूं। मैं इस देश की असल रूप हूं, और जब तक मेरी इस मुस्कुराहट में बनावट ही नहीं है, जब तक मेरी मुस्कुराहट में बिकावटी नहीं है, तब तक मेरी तिरंगा की सौगंध मेरी देश की कोई नजर दे ही नहीं देख सकता। इसलिए 2047 में मेरा देश 1 नंबर देश होगा, और हम 2200 साल हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को यहां बुला के नौकरी हम देंगे। इसकी मूल कारण हमारे देश के नौजवान है। आप तैयार रहो, दुनिया की पूरा परिपालन करने की जिम्मेदारी लेने वाले हो, दुनिया के सम्राट बनने वाला हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात की। जरूर सर, बहुत ही प्यारा ऐसा संदेश आपने हमारे श्रोतागणों को दिया, यूथ को दिया। दोस्तों, सर ने जो आज एक समराइज किया है, कहीं ना कहीं कटुता और कट्टरता हमें छोड़नी होगी। जिस भूमि पर आज हमारा जन्म है, हमारा अस्तित्व है, वहां पर सर कहते हैं, बीएन रमेश साहब कहते हैं कि देह, देश, आपको ध्यान रखना होगा। दैवम यानी देवता को भी आपको स्मरण, प्रणाम करना होगा। अपना दायित्व, अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। तभी 2047 तक जो साहब ने विश्वास दिलाया कि हम विश्व के सम्राट बनने की योग्यता रखते हैं। सर, आपने सीआरपीएफ का एक विषय निकाला, आपका एक विस्तृत ऐसा एक आपका करियर रहा है। इसमें सीआरपीएफ का जो आपका उस समय का जो अनुभव है, जहां पर आपने एक अनोखी ऐसी पहल की थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला था कि वहां पर कुछ जवानों की आत्महत्या का एक नाजुक और गंभीर ऐसा विषय बीएन रमेश साहब ने वहां पर उपस्थित किया था। विभिन्न पदाधिकारी, मंत्रीगणों से, नेतागणों से वार्ता करके उसमें किस प्रकार की कमी आएगी, सर उसमें किस प्रकार के आपने पहलू, किस प्रकार के आपने कदम उठाए थे, हमारे साथियों के साथ आप क्या साझा करना चाहेंगे? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन टाटा मोटर्स की शॉप फ्लोर में काम करता था आईपीएस बनने के पहले। जब शॉप फ्लोर में काम करता था, इस हाथों से काफी ग्रीस का काम करता था मैं, और अपने साथी लोग जो काम करते हैं, उस साथी लोगों का साथ हम हमेशा काम बांटते थे। और वही शॉप फ्लोर की जो ब्लू ड्रेस, जो यूनिफॉर्म पहन के काम करते थे, वही खाकी यूनिफॉर्म पड़ा। आज मैं खाकी यूनिफॉर्म छोड़ के जब मैं लॉयर बनने जा रहा हूं, वही यूनिफॉर्म है। मैं यूनिफॉर्म में देवता को देखता हूं। यूनिफॉर्म मतलब इक्वालिटी की बोल रहा हूं। यूनिफॉर्म मतलब मेरे देश के संविधान।
यूनिफॉर्म का एक और रूप है, वो कोई बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है। इस महायज्ञ में सभी संविदा है। इसलिए जब मेरे साथी लोग आत्महत्या करते थे फिजूल कामों में, मुझे काफी दुख लगा। मैंने उस काम को दूर करने के लिए मैं खुद उनकी दिल की बात मेरे दिल से सुनने की अभ्यास रखा, और जब मैंने उनकी बात मेरे दिल से सुनने लगा तब मुझे एक और महावाक्य अपने आप को लिए लिखने के लिए मुझे मौका मिला। और मैं आपको सुनाता हूं, ये मेरी एक वाक्य मेरा एंटायर मैसेज को क्लियर कर देगा। वो यही है, मेरे कान, मेरे आंखें सुनती है साहब, मेरे कान देखते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां फरियादों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अपनी कानों से देखो, अपनी आंखों से सुनो, जो बात बोल नहीं पाते हैं उसकी सुनो, जो बात दिखा नहीं पाते हैं उसको देखो, तब उसकी दिल में छुप के उसकी दिल की बात सुनो, तभी आदमी लोग या औरत लोग कभी आत्महत्या जैसा जरूरत तक नहीं जाएंगे। जिस आदमी आत्महत्या से आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसको हत्या से भी प्रिवेंट कर सकते हो। जीवन दान, जीवन जो है वो भगवान की प्रतीक होती है, इसलिए उस जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है। किसी को भी हत्या नहीं करना है, चाहे भले वो आत्महत्या हो। आत्महत्या से निकृष्टतम काम और कोई हो नहीं सकता। जब ये मैसेज हमने दिया, सुख दुख में मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारी तमाम दुख मेरे को दो, मैं अपना सुख तुम्हें देता हूं। ये बात मैंने यकीन में, ये कोई स्लोगन नहीं रहा, इस यकीन में मैं उनके दुखों में बांटने लगा। तब लोग हमारे यकीन किया, और मैं जहां रहा काफी कम लोग आत्महत्या तक गए, और मैंने इसको एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के लोगों से बांटा। अल्टीमेटली कोई भी रिफॉर्म, कोई भी मौलिक परिवर्तन तभी आएगी जब आप उस परिवर्तन के पहले कदम आपकी होगी। मैं उस पहले कदम मैं खुद था, मैं खूब आनंद था, मैं खुद सेल्फ रेस्पेक्टिंग था। इसलिए मेरे आनंद, मेरी आत्म गौरव, मेरी आत्मविश्वास मेरे आदमी लोग ने देखा। मैं उनमें और अपने में कभी फर्क नहीं देखा। मेरा पास कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं है। मैं जब कश्मीर में काम करता था, 36,000 लोग हमारे रिपोर्ट करते थे। मैं बोलता था, आई हैव 36,000 क्लोन्स, नॉट ए सिंगल क्रोनी। जी सर, एक सुंदर ऐसा संदेश आपने दिया कि 36,000 क्लोन्स है साहब, क्रोनीज नहीं है। और जब एक वरिष्ठतम अधिकारी आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपके अंदर की फीलिंग्स, जज्बातों की कदर यहां पर करना चाहते हैं, तो आपका निश्चित रूप से आत्म गौरव और आत्मविश्वास जरूर बढ़ने वाला है। साहब, एक अंतिम प्रश्न, अंतिम छोर की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस इंटरव्यू के। एक मेरी जिज्ञासावश मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। आईपीएस की नजर से आज की राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर साहब आपके विचार क्या है? हमारे देश की राजनीति कोई अलग से नहीं है। हमारे देश की राजनीति में एक पुराना वेदों की संस्कृत वाक्य से मैं उसको भाष्य दे सकता हूं, वो यही है, यथा राज तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राज। राजनीति चाणक्य की राजनीति होना चाहिए। राजा नाम हितम प्रजा, प्रजा की हित छोड़ के राजा के कोई हित नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने राजधर्म की और एक किताब था, जस्टिस रमा जॉयस ने लिखा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2012 में, उस समय में वो एक फॉरवर्ड लिखे थे, मैं उसको पढ़ के बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। राजनीति एवं जनसेवा एक ही है। जो जनसेवा का साथ जिस राजनीति की कोई लिंक नहीं है, वो राजनीति नहीं है, वो षड्यंत्र है, वो जनता का साथ धोखा है, जनता की पूरा अधिकार है। उस तरह राजनीति को बंगोपसागर में या हिंदू महासागर में लिपट करें। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, राजनीति एक धर्म युद्ध है। अधर्म और धर्म की युद्ध के बीच में एक युद्ध है। हमेशा धर्म के साथ सत्यमेव जयते ये जो नामक एक हमारी देश की नारा है, उस नारा की प्राकृतिक रूप है राजनीति।
राजनीति दल जो सत्यमेव जयते की दूर चला जाती है, वो सत्य दूर हो जाती है और नीति दूर हो जाती है, जय दूर हो जाती है, नाम मिटा के मिट के एक निकृष्टतम उदाहरण हिसाब से रख जाती है, जनता की स्मृति में ऐसा रह जाती है। कोई भी राजनीति दल इस तरह ना हो। तो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश की राजनीति आज बहुत ही अच्छा सुंदर है। इसलिए अमेरिका की देखिए आप, जब अमेरिका की स्वतंत्रता हुआ था 100 ईयर्स 75 ईयर्स से अमेरिका की तुलना करें, आज हमारी 75 ईयर्स की तुलना करें, बहुत ही अच्छे हैं हम। आज मेरे देश में सुनवाई होती है, आज मेरे देश में गरीब से गरीब परिवार तक आने वाले आदमी प्रधानमंत्री होते हैं, गरीब से गरीब परिवार में आने वाली मेरे दलित बहन जी, मेरी दलित मां, वो भारत की राष्ट्रपति हो सकती है। जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको पद्मश्री पद्म विभूषण दिया है। आज मेरे देश में कोई की आंखों के आंसू लाचार नहीं है, लावारिस कोई नहीं है मेरे देश की। जब तक मेरे देश की तिरंगा है, सभी वारिस है, क्योंकि मेरे देश की तिरंगा ही सबका संस्कार है, सबका सम्मान है, सबका समाधान भी है। हमारे देश का तिरंगा सभी का संस्कार है, सम्मान है, हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। सुंदर ऐसा संदेश आईपीएस महोदय श्री बीएन रमेश साहब ने दिया है। सर, आपका कीमती समय पोल खोल परिवार को मिला। हमारे श्रोतागणों को विविध ऐसे विषयों पर आपने आज आपकी बात रखी, खुले दिल से आपने सभी के साथ संवाद किया और एक प्रोत्साहन, एक प्रेरणा, विशेषकर यूथ, यंग बच्चों से लेकर सभी देशवासियों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने दी है। आपका पोल खोल परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।